अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरपर्दा के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। अमरीका ईरान फ्रेमवर्क डील का ड्राफ्ट तैयार पड़ा है, लेकिन एतमाद की कमी आड़े आ रही है। इसीलिए दोनों फरीक MOU साइन करने से गुरेज भी कर रहे हैं और जुमे के रोज़ अमरीकी सदर ने ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान करते हुए दुनिया को जल्द अमन मुआहिदे की खुशखबरी सुनाई। नायब सदर ने कहा कि ईरान अमरीका मुआहिदे के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। JD वेंस ने मजीद कहा कि MOU के मुताबिक सीज फायर में 60 दिनों की तोसी और आबनाए हुर्मस की दोबारा बहाली तय है। तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए मुज़ाकरात भी शुरू होंगे। नायब सदर ने मुमकिना ईरान अमरीका MOU को जंग के बाद की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया। इस सब के बावजूद व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में 2 घंटे तवील इजलास। ईरान अमरीका मुआहिदे की हतमी मंजूरी का फैसला करने में नाकाम रहा। अमरीकी हुकाम ने कहा कि सदर ट्रंप सिर्फ उसी मुआहिदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरेगा। तेहरान में भी कुछ मिला जुला मंजरनामा है। सीनियर ईरानी ज़राए अमरीका ईरान सियासी मुफाहमत का दावा कर रहे हैं और फारस न्यूज़ एजेंसी सदर ट्रंप के हालिया बयानात को सच और झूठ का पलंदा करार दे रही है। ईरानी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुंजमद ईरानी फंड्स के 12 अरब डॉलर की अदायगी के बगैर तेहरान अगले मरहले के मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगा। ईरान अमरीका के ऐलानात और लफ्ज़ों को गैर अहम और अमली इक़दामात को मेयार समझता है। इसीलिए स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने यह वाज़े भी किया है कि अमरीका के अमली इक़दामात से पहले ईरान कोई कदम नहीं उठाएगा, इसलिए कि हमें ज़मानतों और लफ्ज़ों पर नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर एतमाद है। आखिर क्या वजह है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात डील के करीब अचानक नाकाम हो जाते हैं? सीज़ फायर की नाजुक डोर से बंधी मुज़ाकरात की उलझी गुत्थी मजीद क्यों उलझ जाती है और हर चंद रोज के बाद फरीकैन के लहजे शोले उगलने क्यों लगते हैं? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले वाशिंगटन में वजीर खारजा की न्यूज़ टॉक में इसराइली रियासत को तस्लीम करने से मुतालिक पूछे गए सवाल समेत फ़लस्तीन पॉलिसी के तनाजुर में पाकिस्तान पर पड़ने वाले मुमकिना दबाव पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर और साबिक मंदूब UNO सरदार मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक तवील इजलास और उसके बावजूद भी ये फैसला नहीं हो सका कि ईरान जंग के हवाले से क्या फ़ैसला किया जाए। क्या अभी भी अमरीका इस मामले में कन्फ्यूज़ है कि ईरान जंग को ख़त्म करना है या नहीं? क्या संजीदा है अमरीका अभी भी? मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप के लिए ये गैर मामूली बात है कि इजलास हुआ हो, उसके बाद ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, ना ट्रूथ सोशल के ऊपर बताया कि क्या उनकी समत है, क्या फ़ैसला करना है उन्होंने। क्योंकि इस इजलास से पहले वो ये बता के गए थे कि मैंने फाइनल डिटर्मिनेशन करनी है और आखिरी फ़ैसला देना है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई बुनियादी फ़ैसले कर लिए होंगे। अच्छा। और उसमें क्या किसी और मुल्क से, मिसाल के तौर इसराइल के साथ मुशावरत ज़रूरी है, या उसके अलावा अपनी जो उनकी एक अपनी मेगा कंस्टिट्यूंसी है ख़ासतौर से रिपब्लिकन्स की, उसमें बहुत से लोग भिपर गए थे और उनके मुखालिफ उन्होंने बयानात देना शुरू कर दिए थे। सेनेटर लिंडसे ग्राहम, और फिर उसके बाद जो है रॉजर विकर हैं जो आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के हैं, या टेड क्रूज हैं टेक्सास के एक बहुत पावरफुल सेनेटर हैं। और इसी तरीके से जो है उनके अपने कैंप में खलबली सी मच गई थी। वो चाहते थे कि कोई ऐसा कोई ट्रॉफी लेके वापस आए, ये जो ठोस चीज़ हो जो बता सकें कि जनाब हमने ईरान को शिकस्त दी। लेकिन जो ईरान के लिए उन्होंने अहदाफ मुकर्रर किए थे उसमें से कोई भी पूरा होता नज़र नहीं आता। जो आबनाए हरमूज़ है वो 28 फरवरी से पहले खुली हुई थी। जी जी। तो अगर उसे दोबारा खुलवा के आप कहा जाए कि ये जो एक गैर मामूली फतह है, तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन दूसरा ये है कि सदर ट्रंप ने इस मीटिंग से पहले ये कुछ मुस्बत इशारे भी दिए थे, जिसका मतलब ये थे कि मंडियों को ठंडा करना, क्योंकि ऑयल और गैस की कीमतें आसमान से बात कर रही थी और उनमें मतलब उतार चढ़ाव था, तो वॉलेटिलिटी थी, तो उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने दिया है। कुछ उन्होंने ऐसे मुतालबात इस मीटिंग में जाने से पहले एक मरतबा फिर ईरान से किए जो उन्हें पता था कि ये काबिल कबूल नहीं है, या वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में मौजूद नहीं थे। और हस्ब तवक्को उसने जो ईरान ने उनको मुस्तरद कर दिया है। मिसाल के तौर ये कि आबना हरबूज में टोल नहीं होगा। दूसरा ये है कि उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ने ये कहा है वो किसी किस्म के कोई
जो उनके फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको रिलीज़ नहीं करेंगे जी जी। और न्यूक्लियर डस्ट जो है या न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं उनको तबाह करने के लिए अमेरिका आएगा और चीन उसकी मदद करेगा और उसके अलावा जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उसकी निगरानी करेगा। इस सिलसिले में अभी तक इनके दरमियान इत्तफाक नहीं हुआ। ये मसला सीक्वेंस का भी है क्योंकि ये मसाइल जो थे जो पहले से उन्होंने बयान किए न्यूक्लियर इश्यूज़ के बारे में वो तो दूसरे मरहले में ज़ेर बहस आने थे जिसमें टीमें बैठनी थी 30 दिन के लिए और उन्होंने तय करने थे। तो ये पहले नहीं हो सकता, यानी मतलब ये कि जो अमेरिका की तरफ से जो जिस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यह जंग है या जो हम आपको कागज़ दे रहे हैं डॉटेड लाइन पे आप दस्तखत कर दें, इसको ईरानियंस जो है कोर्सिव डिप्लोमेसी समझ रहे हैं, जी इसलिए जी। उनकी तरफ से रद्द अमल आ रहा है और जिससे सूरत हाल जो है वो तातुल का शिकार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा अपना कंक्लूजन ये होगा कि कोई भी ना ईरान जंग चाहता है ऐसे ही है। ना अमेरिका जंग। हम्म। एंड अनदर कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर इज़ कि बड़ी फुल इंटेंसिटी के साथ लबनान में इसराइल ने अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और अब ने उसने टेरिटरी जो उसने कब्जे में ली हुई है उसको बढ़ा दिया है। पहले जो है लिटानी रिवर तक वो कर रहे थे। लिटानी रिवर जो इनकी इसराइल और लबनान की सरहद है उससे 40 किलोमीटर्स नॉर्थ की तरफ है। अब वो उसके पार चले गए जी हैं जी, उसके पार चले गए अब तो। ये और उसमें जो है अब तक जो है 3,000 से लोग मारे गए हैं, कोई तकरीबन मोर देन मिलियन बेघर हुए हैं। अब नए लोगों को बेघर तो किया जा मसूद रहा साहब, है। ये सीज फायर तो अमेरिका के बीच में सालिस के तौर पर हुआ था, तो अमेरिका क्यों इस सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर इसराइल को कुछ नहीं कह रहा? इसलिए कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है इसराइल को कह सके। इसराइल का बहुत असर रसूख है वाशिंगटन में। और दूसरा ये है कि आप देखिए जो गज़ा में अक्टूबर में सीज़ फायर हुई थी, कहने को वो सीज़ फायर है लेकिन अब तक 800 गज़न्स को मारा जा चुका है जिसमें फिर बच्चे मारे जा रहे हैं, जी जी औरतें मारी बिल्कुल। जा रही हैं, नॉन कॉम्बेटेंट्स लोग मारे जा रहे हैं जिनका जंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर जो है उन्होंने जो है हमास के एक लीडर को कत्ल कर दिया है जिसने क़यादत संभाली। अब इधर जो है ये नाम नेहाद सीज़ फायर है, यानी हर रोज़ ऑपरेशन होते हैं और डेवास्टेटिंग ऑपरेशंस होते हैं, तो इसको जी आप कैसे जंगबंदी कहेंगे? तो ये वो वेरिएबल्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें यानी ये मैं आपको बताऊँ ईद उल अज़हा के दौरान, उससे पहले, उसके बाद पाकिस्तान जो है मुतहर्रिक रहा है। पाकिस्तान का रोल एज़ अ प्रिंसिपल मीडिएटर बरकरार है और वो अपनी कोशिशें जारी रख रहा है और मैं समझता हूँ कि खलीजी रियासतें और उसके बाद सारी दुनिया उसके पीछे खड़ी है जिसमें चीन, रूस और यूरोपियन ममालिक भी शामिल हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, जापान और साउथ कोरिया भी शामिल हैं। जी जी। तो इसलिए ये है कि ये जो बीड़ा पाकिस्तान ने उठाया है इसको अपने चाहेगा कि अपने मनतक़ी अंजाम तक ले जाए। अच्छा, लेकिन मसूद साहब, कुछ खलीजी रियासतें अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम कर चुकी हैं और अभी कुछ का तस्लीम करने के हवाले से लगता है कि वो कुछ अरसे में हो जाएगा। इस तमाम सिचुएशन में पाकिस्तान का इनकार करना, मंजरनामा क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में? क्योंकि पाकिस्तान तो वाज़ेह कर चुका है जब तक फ़लस्तीन की 1967 से पहले वाली सरहदों की बहाली नहीं होती तब तक पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा। देखिए जो दो अहम ममालिक हैं खलीजी रियासतों के, उन्होंने भी मज़द की है। उसमें सर फहरिस्त सऊदी अरब है और दूसरा क़तर है। जो पहले इब्राहिम अकॉर्ड्स की थी उसकी वजह से ये ममालिक महफूज तो नहीं रहे, जंग की जद में आई और इस जंग वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने की। दूसरा उसकी वजह से ये उलझन पैदा हो गई है कि उसको उस इब्राहिम अकॉर्ड्स की वजह से उसके कवर में उसने इसराइल ने यूएई और सऊदी अरब के दरमियान तकसीम करवा दी है। यानी मतलब ये कि उनमें एक किस्म की मुखासमत शुरू हो गई है। तो और ये इस जंग के दौरान इसराइल के फ़ौजी यूएई में मौजूद थे और उसके अलावा उन्होंने जो उनका आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी यहाँ डिप्लॉय किया हुआ था और उसे इस्तेमाल किया है ईरान के ख़िलाफ़। तो इसलिए ये है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है,
ये बाकी अरब ममालिक भी सोच रहे थे कि जो सऊदी अरब और अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये 5-6 साल से चल रहे हैं, यानी अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद से अब तक चल रहे हैं। जी जी। तो उसमें जो सऊदी अरब का कलीदी मुतालबा था कि एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत को कायम किया जाए, वो जब तक मुकम्मल नहीं होगा, ये खलीजी रियासतों को ये कदम उठाने में बहुत दिक्कत होगी, ख़ासतौर से जिनका सदर ट्रंप ने कहा है, सदर ट्रंप ने किया है। लेकिन इसमें मैं आपको आगे एक बात और बताऊं कि जो बाकी 3 ममालिक हैं जिनका जिक्र किया है, जॉर्डन, उसके बाद मिस्र या फिर जो तुर्की है, इनकी सऊदी माफ़ कीजिएगा, इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, जी जी बिल्कुल हैं। पहले से हैं। और लेकिन वो बावजूद ख़ासतौर से गज़ा में जो क़त्ल-ए-आम हुआ उसकी वजह से, और फिर जो लबनान में हो रहा है, तो इस वजह से वो भी 100 मरतबा सोचेंगे बिफोर दे साइन अप फॉर अब्राहम अकॉर्ड्स। लेकिन मसूद साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि इनके इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर कुछ दिन से जो एक खबर चल रही है कि इसराइल का गालिबन जो नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट जंग होगी इसराइल की, वो इजिप्ट और टर्की के साथ होगी, और इस हवाले से इसराइल का कोई जासूस है जो कि इस बारे में बात कर रहा है। तो क्या अब इसराइल एक नई जंग की तरफ बढ़ रहा है? जिन ममालिक के साथ सिफारतकारी है उनके साथ भी जंग की तरफ जा रहा है? फौरी तौर पर नहीं होगा, लेकिन इस किस्म के इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है इसराइल की, वो इस किस्म की खबरें जानबूझ के जो है इसे लीक करती हैं। सही। और उनका जो है इस वक्त इसराइल की इंतहा पसंद हुकूमत, वज़ीर आज़म नेतन्याहू, ये ग्रेटर इसराइल का मंसूबा आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी वजह से लबनान में फ़ौजी कार्रवाई हो रही है, इसी तरीके से गज़ा में फ़ौजी कार्रवाई हो रही है। तो ये उन्होंने कब्ज़ा कोई तकरीबन 60% जो गज़ा की पट्टी है उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, और ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जी जी। लिपानी रिवर और ज़हरानी रिवर तक उन्होंने कब्ज़ा कर लिया सदर्न लेबनान में। तो लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जो उन्होंने ग्रेटर इसराइल का नक्शा बताया, और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि खुदा ताला ने उनसे वादा किया हुआ है कि पट्टा लिख के दिया हुआ है कि ये ज़मीन आपकी है, और उसकी वो जो जोग्राफियाई हदूद वो बयान करते हैं, वो दरियाए फ़रात से दरियाए नील तक और तुर्की के एक हिस्से से लेके तो जी सऊदी जी। अरब के वस्त में, और उसमें सीरिया भी शामिल हो जाता है। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसी की एक तकनीक है कि इसके बारे में ऐसे खबरें बार बार आती रहें ताकि ग्रेटर एक्सेप्टेंस पैदा हो। और जो इसराइली लीडर हैं वो तुर्की के बारे में ख़ासतौर से तशवीश का इजहार कर चुके हैं कि ये जो है, यानी, और मैं ये भी समझता हूँ, मैंने बारहा कहा है कि ईरान तो इस वक्त उनका निशाना है, लेकिन बाद में जो है सऊदी अरब की जो एक बहुत बड़ी माशी और टेक्नोलॉजिकल ताकत के तौर पर उभर रहा था, वो उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल। और ये जो रियासतें हैं, ये जो छोटी रियासतें हैं, यूएई है, कतर है, बहरीन है, या दूसरे कुवैत है या ओमान है, ये बहुत गैर महफूज हो गई हैं इस जंग के बाद, क्योंकि अमेरिका का सिक्योरिटी कवर किसी काम ना आया। और दूसरा ये है कि इनकी बका अमेरिका की खुशनुदी से वाबस्ता है, और ये कुछ इस पोजीशन में कि हिल भी नहीं सकते। और एक किस्म की, लेकिन इन्होंने पोस्ट वॉर ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। ठीक है। अच्छा, आखिर में मसूद साहब, इस तमाम तर सूरत हाल में जबकि जंग की भी बातें हो रही हैं, सुलह के भी मामला चल रहे हैं, इंडियन आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर 2 के हवाले से बयान किस तरह देख रहे हैं आप? क्या पाकिस्तान के लिए भी ये थ्रेट है? बिल्कुल थ्रेट मौजूद है। यानी ये कि उनने फिर जो उनके वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने, फिर उनके और जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, उन्होंने ये धमकियां दी हैं, लेकिन ये गीदड़ भभकियां हैं। अब जो है साल गुजर गया, उन्होंने हमला करना होता दूसरा तो कर बैठते ना, और उन्होंने वो हमला तो वहाँ रोका हुआ है, और अगर वो दोबारा हमला करेंगे तो एक मतलब फिर उनकी शिकस्त होगी, और वो उनको कामयाबी के कोई आसार नज़र नहीं आते। ना उनकी क़यादत तब्दील हुई है, ना हिकमत अमली तब्दील हुई है, न पाकिस्तान की मुदाफ़ियत में कोई तब्दीली, बल्कि पाकिस्तान की मुदाफ़ियत या दिफा
या दिफाई स्ट्रेटजी मजबूत तर हो गई है और बिल्कुल। सफारती सतह पे पाकिस्तान जो है सारी दुनिया में उसकी पजीराई हो रही है और ये सफारती तन्हाई का शिकार हो गया है हिंदुस्तान। तो जी जी। ये इस किस्म की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक तरीके से जंग जारी रखी हुई है, क्योंकि ये जो बलूचिस्तान में उन्होंने अलहदी पसंदों को जिस तरीके से वो मदद करते हैं या तहरीक तालिबान केपीके में भी जिस तरह, बिल्कुल। आईसिस के और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं अलकायदा, इनकी मदद से जिस तरीके से उन्होंने हजारों लोगों को पाकिस्तान में 2021 से लेकर अब तक मरवाया है, ये सारे इसमें हिंदुस्तान का हाथ मौजूद है। उसमें वो यानी कंदहार ग्रुप को भी उन्होंने इस्तेमाल किया है, काबुल ग्रुप को भी इस्तेमाल किया है और उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वो बाकायदा सरपरस्ती करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, उनको जो है बाकायदा निशाने और टारगेट्स देते हैं यहाँ। तो इसलिए यह कि उसने हमारी मगरबी सरहद पे तो जंग जारी रखी हुई है कि वो ऑपरेशन सिंदूर से करें या ना करें, और अगर करेंगे तो किस तरीके से शिकस्त होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आपने बहुत बहुत शुक्रिया सरदार मसूद अहमद खान साहब। आपके ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। ईरान अमेरिका आर्म डील का फ्रेमवर्क अपने मंतकी अंजाम को पहुंच पाएगा या अमेरिका की बेजा मुतालिबात एक बार फिर रास्ते की दीवार बन जाएंगे? इस पर बात करेंगे। वाशिंगटन से हमें ज्वाइन किया है रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर साजिद तारर साहब ने, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर डॉक्टर कंदील अब्बास ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। साजिद तारर साहब, आपकी जानिब सबसे पहले मैं आना चाहूँगी। सदर ट्रंप ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत पर जोर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इनकार कर दिया गया था। आपके ख्याल में जो पाकिस्तान का इनकार है, इसको अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर इसके कोई असरात होंगे? देखिए, इसके बारे में बड़ा डिटेल हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, यहाँ पे ये याद रखें, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं। पाकिस्तान ने बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान से भी इसका जवाब दिया था। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान का माजी सारा सामने रखा कि पाकिस्तान बिलीव करता है कि पैलेस्टाइन के जो सिचुएशन है 1968 पर होगी, 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा, सऊदी अरेबिया पहले मूव करेगा, उसके बाद पाकिस्तान इसके बारे में सोचेगा। आज भी उन्होंने मार्को रूबियो जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको भी ये क्लैरिफाई किया, लेकिन इस वक्त जो स्पॉयलर्स हैं वो इस चीज को ज्यादा जो है वो पब्लिक राय आमा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान, मैं बहसीते पाकिस्तानी अमेरिकन, आई एम सो प्राउड कि पाकिस्तान ने एक बड़ा दिलेराना जुर्रतमंदाना इसको हैंडल किया है और बताया है। और यहां यह भी अर्ज करना चाहूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से 2 ममालिक के बारे में तहफुजात, उन्होंने कहा था कि 2 ममालिक जो हैं उनके शायद इंटरनल इश्यूज हों। मेरा जहां तक जाती ख्याल है वो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान थे। लोग कुछ कहते हैं कि शायद वो सऊदी अरेबिया और टर्की थे, लेकिन टर्की तो पहले ही इजराइल को एक्सेप्ट करता है और उनका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को उन्होंने पहले भी इसमें रियायत भी दी थी और एक मूव थी, एक प्रेशर टैक्टिक्स था, एक पास्चरिंग का एक रिजल्ट था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मुसवदा आ चुका है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, खलीजी ममालिक को अपने जो एलाइज हैं उनको भेजा गया है और पॉजिटिव पेशरफ्त की उम्मीद है उसमें से। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान की करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल बड़े अच्छे और जामे तरीके से क्लैरिफाई किया है कि पाकिस्तान will only move to that direction if Palestine as accepted as a state. बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा डॉक्टर कंदील साहब, पाकिस्तान की तरफ से बहुत डेयरिंग स्टैंस दिया गया है इस मामले पर अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करने के हवाले से, लेकिन अमेरिका के हवाले से एक तासुर हमेशा से ये रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है और उसके बाद छोड़ देता है और उसके बाद अपने बाकी इत्तेहादियों की तरफ चला जाता है। अब पाकिस्तान ने जब इतना बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि जब तक फ़लस्तीन को 1967 की पहले वाली सरहदों के मुताबिक नहीं बनाया जाता, पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा इसराइल को, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान के इस बयान को इतना आसानी से लेगा?
देखना ये होगा कि इस वक्त ज़ायनिस्ट लॉबी की अमेरिका के अंदर इन्फ्लुएंस किस हद तक है, क्योंकि जो ईरान के खिलाफ इकदाम थे अमेरिका के जारहाना इकदाम, उसमें तो यही लगा कि अमेरिका ने ये पूरी जंग इसराइल के लिए लड़ी है, और इस जंग के दौरान अमेरिकन जो नेशनल इंटरेस्ट था वो बिल्कुल पसे पुश नजर आता है, क्योंकि पूरे अमेरिका में ना सिर्फ ये कि स्टेट लेवल पर बल्कि सोसाइटल लेवल पर भी इस जंग की शदीद मुखालफत हुई है, और 3 दर्जन से जायद आला ओहदेदारों ने या तो इस्तीफा दे दिया या उनको उहदों से हटा दिया गया, यानी वो इस जंग से इत्तेफाक नहीं करते। फिर नोकिंग के आपको मुजाहरे नजर आए, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में जंग मुखालिफ मुजाहरे नजर आए, लेकिन इसके बावजूद इस जंग में जाना और उस जंग के दौरान फिर जो मुआहदा भी हो गया पाकिस्तान की कोशिशों से इत्तेफाक राय हो गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी सिचुएशन रूम में जो हमारी जाके मीटिंग हुई है उसके बाद भी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। इससे लगता यही है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप किसी दबाव के अंदर हैं, और वो वही दबाव है जो इसराइल चाह रहा है, क्योंकि इसराइल अब बहुत से जो उसके अहदाफ हैं लबनान के अंदर हासिल नहीं कर पाया, तो मेरा ख्याल है उसको टाइम दिया जा रहा है। अब ये जो नया इशू छोड़ दिया है उन्होंने कि जी मुसलमान ममालिक जो अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करे, खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से मैं अर्ज करूंगा कि एक नजरियाती मसला है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनते ही ये कह दिया था कि इजराइल एक नाजायज रियासत है, और उसके बाद पाकिस्तान के पासपोर्ट पे मेंशन हो गया था कि ये पाकिस्तान का पासपोर्ट सिर्फ इसराइल के सफर के लिए वैलिड नहीं है, पूरी दुनिया में सफर किया जा सकता है। इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से इस इशू के ऊपर कोई फैसला नहीं कर सकेगा। अच्छा साजिद साहब, वजीर खारजा ने अभी आप भी बात कर रहे थे कि वो भी वाशिंगटन में भी मौजूद हैं और उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट भी दिया गया फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल को तस्लीम ना करने के हवाले से। क्या आप समझते हैं कि 2 रियासतों यानी कि गासिब इसराइल भी रहे और उसके साथ साथ फ़लस्तीनी रियासत भी कायम हो जाए, ये इतना आसान है? एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल। मैं समझता हूं, आप देखें कि पाकिस्तान भारत भी तो साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं, दूसरे इसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं, और इसके बगैर इस पे कंप्रोमाइज किया नहीं जा सकता। पैलेस्टीनियन देखें आज भी गाजा के अंदर जिस तरीके से बर्बरियत जुल्म बर्बरियत जारी है लेबनान के ऊपर इस वक्त जो इजराइल कर रहा है, मैं समझता हूं इस पे मुस्लिम कंट्रीज जो है उनको स्टेप लेना होगा, बल्कि ले रहे हैं। इस जो नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर लेबनान और उस रीजन के अंदर इजराइल की जारियत को रोकने के बारे में डेफिनेटली क्लियर चीजें मौजूद हैं, लेकिन इसके बगैर मैं समझता हूं कि मुसलमान चाहे दुनिया की किसी जगह पर भी वो इस तरीके से जुल्मों बर्बरियत के का विक्टिम होगा। हाउ कैन द मुस्लिम उम्मा स्पेशली पाकिस्तान दोज हैव which has clear which was created on the two nation theory, which was created on being Muslim and Hindus cannot live together. This is a almost same situation है। हालांकि वो इब्राहिमिक रिलीजन जरूर है, लेकिन इजराइल को एक्सेप्ट करना होगा। फलस्तीन की हकीकत एक मुसलमान हकीकत है, वो फलस्तीनी उनका हक है एक इंडिपेंडेंट स्टेट का, और मेरे ख्याल में दे कैन लिव टुगेदर विद द लेबनान एंड दे हैव टू कंप्रोमाइज विद पैलेस्टाइन एट द सेम टाइम। ये बिल्कुल उनको हक नहीं दिया जाता कि ग्रेटर इजराइल जिसके अंदर 5 से 6 अरब कंट्रीज उसके अंदर उस नक्शे में वो रख लेते हैं, दिस इज अ ज़ायनिस्ट माइंडसेट एंड इट हैज टू बी स्टॉप्ड। और यहां ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि पहले इस वक्त अमेरिका के अंदर भी उनकी गाजा की वजह से सपोर्ट कम होती नजर आ रही है, बल्कि ममदानी साहब जो मेयर बने न्यूयॉर्क में 33% जेनजी जूज ने उनको वोट दिए हैं। तो मेरे ख्याल में ज़ायनिस्ट माइंडसेट बीबी नेतन्याहू। लेकिन साजिद साहब, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज भी कहा कि अगर तो ये समझा जा रहा है कि जो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं उसकी वजह से वो ब्लैकमेल होकर जल्दी डीलिंग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए वाकई मिड टर्म इलेक्शन का खौफ बिल्कुल भी नहीं है, या वो सिर्फ अपने इस खौफ को जाहिर कर रहे हैं मीडिया के सामने आकर? मैं समझता हूँ ये आपने देखा होगा अनफॉर्चुनेटली इस जंग को 3 ममालिक ने जीतना है, तीनों ही ईरान ने भी जीतना है, अमेरिका ने भी जीतना है, और इजराइल जहां अक्टूबर में इलेक्शन है उन्होंने भी जीतना है। ये पब्लिक ओपिनियन के लिए की जाती है, और वही प्रेसिडेंट ट्रंप मुसलसल कर रहे हैं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है, अपनी बेस को उन्होंने खुश रखना है। इसके बाद बल्कि उन्होंने क्यूबा जाना है, क्यूबा की ट्रॉफी लेकर आएंगे। 2 दिन पहले हमारे सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस ने स्पीच दी, और वाकई ही क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है। अमेरिका का नंबर 1 प्रॉब्लम इस वक्त इन्फ्लेशन है, बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 इशू इस वक्त इन्फ्लेशन है। लेकिन अमेरिका के अंदर
जहां एक तेल की बूंद जो है वो हरमूज से नहीं आती, लेकिन यहां भी तेल महंगा है, लेकिन उसके बारे में पेशन गोइयां की जा रही है कि तेल नीचे आएगा, इकॉनमी ठीक होगी। और जहां तक मैं देख रहा हूं यहाँ पे सर्टन चीजें ऐसी की गई हैं जिसकी वजह से मिड टर्म इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप सारा गलत भी नहीं है। 10 सीटें जेरीमैंडिंग के जरिए टेक्सास में और दूसरी स्टेटों में क्रिएट की गई हैं जिससे रिपब्लिकन अपनी बर्तरी जो है वो कायम रख पाएंगे। अच्छा कंदील साहब, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ ही ओमान को भी धमकी दी और उसके बाद दीगर अरब मुल्कों को भी कहीं ना कहीं ये धमकी देते रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अदम एतमाद है वो किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? क्योंकि सालसी के लिए पाकिस्तान भी अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, ईरान भी कोशिश तो करता है एक स्टेप आने की, लेकिन इन धमकियों के बाद वो कुछ 3-4 स्टेप मजीद पीछे चला जाता है। ये अदम एतमाद वाला माहौल किस तरह ख़त्म होगा? देखिए, ये अदम एतमाद जो अमेरिका और ईरान के दरमियान है, इसकी 4 दहाइयों से ज़ायद की हिस्ट्री है, यानी 47-48 साल हो गए हैं। और इस वक्त भी अमेरिका के सामने जब भी ईरानी बैठते हैं या बात करते हैं, वो कहते हैं हमें अमेरिका के ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं है। और ये साबित हो चुका है, क्योंकि 2015 में JCPOA हुआ तो वो अमेरिका वन साइडेडली उसमें से निकल गया, हालांकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गारंटी थी। फिर 25 में मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें से उसके फौरन बाद उन्होंने अटैक कर दिया। 26 में मुज़ाकरात के दौरान जब कंक्लूड हो रहे थे, अटैक कर दिया। अभी भी जो सुप्रीम लीडर के मुशीर हैं मोहसिन रिजाई, उन्होंने हाल ही में कहा कि अमेरिका तीसरी बार सफारतकारी के साथ गद्दारी कर रहा है। और ये उन्होंने कहा कि साथ ये कहा कि हम अमेरिका की किसी बात पे भरोसा नहीं करते। अब जो बाकर कालिबाफ है पार्लियामेंट के स्पीकर, उन्होंने भी कहा कि अब हम किसी गारंटी पे भी भरोसा नहीं करेंगे, एतमाद नहीं करेंगे, मगर ये कि प्रैक्टिकल कोई स्टेप लिए जाए। यानी इस वक्त वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल उनका सबसे पहला एक मुतालबा था कि ईरान के जो मुंजमद असासे हैं, यानी जो रेवोल्यूशन के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ्रीज हो गए थे, उन्होंने कहा कि इसमें से $12 बिलियन का कमिट कर चुके हैं अमेरिकन कि हम फौरी तौर पर रिलीज करेंगे। और जब तक ये रिलीज नहीं किए जाते, क्योंकि ये ईरान का हक था, ईरान के अपने पैसे हैं, मुस्लिम मुल्कों में पड़े हुए हैं, उसके बगैर हम अगले किसी स्टेप की तरफ नहीं जाएंगे। यानी अब वो गारंटी को भी मानने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जब तक प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं आते, अब सिर्फ इस तरह एतमाद के ऊपर हम नहीं जा सकते। क्योंकि देखिए, आपने जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए, पाकिस्तान की वसातत से अमेरिका ने कमिट कर लिया था कि लेबनान में जंग खत्म होगी। ना गजा में जंग खत्म हुई, ना लेबनान में खत्म हुई। इसका मतलब यह है कि ये मुआहदे भी हो जाएं तो वो उस पर अमल नहीं करते। इसकी वजह से ईरानियों ने अब ये कह दिया है कि हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए, कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से जंग बंदी मुस्तकिल होगी तो आपकी फोर्सेज यहाँ से निकल जाएं, अपने मुल्क चली जाएं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खोले, हम खोलते हैं, लेकिन आप भी खोल दें। यानी प्रैक्टिकल वो स्टेप चाह रहे हैं। इसी तरह जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो कहते हैं कि जब NPT और IAEA अलाउ करते हैं, इंटरनेशनल कवानीन अलाउ करते हैं कि आप पीसफुल पर्पसेस के लिए अपना प्रोग्राम रख सकते हैं, तो अमेरिका कैसे आके सिर्फ ईरान के प्रोग्राम पे पाबंदियां लगा सकता है? अब ये प्रैक्टिकल स्टेप की वो जो डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका के ऊपर किसी सूरत ट्रस्ट नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, ये ट्रस्ट वाला मामला जो है, यहाँ पर अमेरिका के मामले में सबसे ज़्यादा साजिद साहब आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी हमेशा जो ट्रस्ट ब्रीच वाला मामला रहा है और ईरान भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। अरब मुल्कों में भी अब अमेरिका पर ट्रस्ट इश्यूज़ के हवाले से काफ़ी बातें सामने आ रही हैं। और जो हालिया मार्को रूबियो का दौरा इंडिया है, उस पर भी ख़ास तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत एक तीर से 2 शिकार करना चाह रहे हैं, कि वो पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात अच्छे रखना चाह रहे हैं और इंडिया के साथ भी जो अपने पहले बेस्ट एलाय वाला मामला था उसको फिर से ताज़ा कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। आप बल्कि देखेंगी, जो मेरी ये इसमें स्पेकुलेशन ये है कि ईरान के बाद आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कश्मीर की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। बल्कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कई दफा ये बावर कराया, और उसके बाद हमारी सियासी और अस्करी क़यादत चाइना के दौरे के बाद उन्होंने अपनी क्लियर पॉलिसी सामने रखी। और आज मैं बल्कि कोट करना चाहूंगा, ब्लूमबर्ग ने कहा है, ब्लूमबर्ग में हमारे सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रू फ्रेंडशिप जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, इस वक्त 195 कंट्रीज में से कौन सा ऐसा कंट्री था या है जो रियाज, तेहरान, वॉशिंगटन DC और बीजिंग को एक्सेप्टेबल हो? मेरे ख्याल में ये सादत, ये एक यूनिक एबिलिटी पाकिस्तान के पास मौजूद है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वॉर, रियानुल मरसूस
जंग से निकल के जंगों को रोकना, और वो भी तीसरी आलमी जंग, इस एबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता। बिलखसूस अभी रिसेंट जो अफगानिस्तान ने जाके डिफेंस एग्रीमेंट किया है रशिया के साथ, और रशिया ने रिसेंटली रोमानिया पे अटैक किया है जो कि नेटो का मेंबर है, कीव पे एक बड़ा हमला किया है। मेरे ख्याल में अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, अ स्ट्रॉन्ग नॉन नेटो एलाई इन दैट रीजन विच इज पाकिस्तान। सो मैं ये समझता कि मार्को रूबियो साहब का दौरा, बल्कि मैंने उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया, उन्होंने 1 इंच भी सरफेस नहीं दी, रूम नहीं दिया। $500 बिलियन का ट्रेड वापस लेकर आए हैं वहां से, और पाकिस्तान को वहां पे भी, उस सरजमीन पे भी वो प्रेज करते रहे। और आज मैंने जिस तरह आपको बताया है कि पीट हेग्सेथ इज सेइंग वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ट्रू रिलेशनशिप, ट्रू फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के फ्यूचर को रोकना अब इतना आसान नहीं होगा, चाहे स्पॉयलर्स मौजूद हैं। भारत के अंदर से फिर दोबारा आज उनकी रिपोर्टें आ रही हैं, भारत के जो भारत के जो उनके आर्मी चीफ है उनकी तरफ से संधूर 2 की थ्रेट्स आ रही हैं, क्योंकि आइसोलेशन है। इस वक्त भारत के पास सिवाय तालिबान और इजराइल के कोई कुछ भी नहीं है। दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। बट लेकिन हियर अगेन वॉशिंगटन डीसी एंड इस्लामाबाद इज सो क्लोज, दे आर ऑन द सेम पेज। अफगानिस्तान उस रीजन में कई ऐसे एलिमेंट हैं जो वॉशिंगटन डीसी और इस्लामाबाद को एक पेज पर लेके आते हैं मेरे ख्याल में। और हमारे रिलेशनशिप, पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप, दे आर नॉट न्यू रिलेशनशिप, 1954 से ये रिलेशनशिप है। तो मैं ये नहीं समझता कि मार्को रूबियो के एक दौरे से जो है रिलेशनशिप पे फर्क आएगा या इब्राहिम अकॉर्ड की वजह से बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। और ईरान जंग के बाद दुनिया तब्दील हो रही है, इत्तेहाद भी तब्दील हो रहे हैं और काफ़ी मामलात भी तब्दील हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारर साहब और डॉक्टर कंदील अब्बास साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बजट से पहले बजट के झटके बिजली के झटकों की तरह लगने लगे हैं। नए माली साल के बजट में IMF ने तमाम टैक्स छूट खत्म करने की हिदायत की है और हुकूमत ने सबसे पहले मुतबादिल एनर्जी को टारगेट किया है। आलमी इदारे की टैक्स तजावीज़ की रोशनी में सोलर पैनल्स पर GST की शरह 10 से 18% और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर 1% GST को भी 18% पर लाया जाएगा, जिसके सबब सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के महंगे होने के खदशात हैं। सवाल यह है कि टैक्सेस की शरह बढ़ाकर कब तक मुल्क चलाया जाएगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा। इस पर बात करेंगे माहिर मईशत और साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर खाकान नजीब साहब से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान साहब आपके वक्त का। सोलर पैनल्स ई व्हीकल्स पर GST की शरह जो है वो 18% करने की तजवीज़ सामने आई है, जिससे जो मुतबादिल और सस्ती एनर्जी है इसका हुसूल मुश्किल हो जाएगा। क्या पाकिस्तान में महंगी एनर्जी की वजह IMF शराइत हैं या फिर टैक्स कलेक्शन अमले की, इसको हम नाअहली कहें, जो टैक्स नेट बढ़ा तो लेता है लेकिन पब्लिक डिमांड पर टैक्स छूट कायम रहती है? मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो IMF की एंगेजमेंट है, ये जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, ये इसको इस तरह समझता है कि ये कोई IMF का प्रोग्राम है और कंट्री अथॉरिटी को दे दिया गया है और उन्होंने उसको मनोवन फॉलो करना है। ये एक पाकिस्तान का प्रोग्राम है, इसकी ओनरशिप लीजिए, इसको डिजाइन कीजिए। पाकिस्तान का मसला IMF एंगेजमेंट नहीं है। पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान को खुद ये प्रोग्राम डिजाइन करना है। मेमोरेंडम ऑफ पॉलिसीज जो उनके साथ तय होता है उसका खुद जिस तरह कहीं इजरा करना है, उसको तख्लीक करना है, उसको मॉडल करना है। योर प्रॉब्लम इज कि आप वो कर नहीं पा रहे, तो आप समझते हैं कि एक सख्त शरायत पर मबनी IMF आपसे डील कर रहा है। दिस इज नंबर 1। और ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। मैं जितने ममालिक जो डेवलपिंग ममालिक हैं उनसे बात करता हूं तो मैं यही फीलिंग लेता हूं। पाकिस्तान अथॉरिटीज को भी इस वक्त एक प्रोग्राम डिजाइन करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो क्यों कह रहे हैं कि GST को बढ़ा दें। मैं इसको भी समझाता हूं। इसलिए वो कहते हैं कि GST में जो मराहत आपने जगह जगह पे दी हुई हैं, ये एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करती हैं, यानी कि ये एक तकनीक करती हैं जो आप कर नहीं सकते। आप उनको ये समझाइए कि अगर हम ब्रॉड बेस करते हैं, मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो परसों इंशाल्लाह एक लीडिंग न्यूज़पेपर कैरी करेगा, जिसमें मैंने ये चीज समझाई है कि GST के निजाम को ब्रॉड बेस करना और प्रोविंसेस से उसको जिसे कहते हैं हम आहंग करना, उसके बाद आप ये GST के 18% रेट को कदरे कम करें। ये 15% था जब शुरू किया गया, इसको तो नीचे और ले आना चाहिए और ब्रॉड बेस कर देना चाहिए। दिस इज द रियल डिस्कशन दैट country authorities in Pakistan need to have with the IMF। बिल्कुल। पाकिस्तान का ये बजट बहुत ही अहमियत का हामिल है
और जब तक पाकिस्तान खुद इस बजट को इस तरह तख्लीक नहीं करेगा कि मैन्युफैक्चरिंग पे, पर्सनल इनकम टैक्स पे, विदहोल्डिंग, प्रिजम्पटिव, टर्नओवर टैक्सेस से निकलेगा नहीं, सुपर टैक्स से निकलेगा नहीं, पाकिस्तान का जो इस वक्त निजाम इन्वेस्टमेंट को रोके हुए है इसको तब्दील नहीं कर पाएगा। इट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू गेट दिस बजट राइट। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि एक साल बाद जब हम अक्टूबर 2027 में खड़े होंगे तो IMF एंगेजमेंट खत्म हो रही होगी। तब तक के लिए हमें इस निजाम की जो स्ट्रक्चर्स की इस्तेलाह जितनी भी जिसे कहेंगे इस्लाह है उसको कर लेनी चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है जो कि हमें इस तरह से करना है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का काम है वो फेडरल गवर्नमेंट करे और जो प्रोविंसेस का काम नीचे चला गया है उसकी स्पेंडिंग फेडरल गवर्नमेंट ना कर रही है। साहब, अभी जैसे आप GST के हवाले से बात कर रहे थे कि हुकूमत GST में इजाफे की बात कर रही है क्योंकि आम आदमी की समझ में ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल से आती हैं, लेकिन जिस तरह GST बढ़ाने की बात की जा रही है, क्या हुकूमत ने GST को ही इकोनॉमी का हम कहें कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम समझ लिया है, इसलिए GST पर मजीद इसमें इजाफा किया जा रहा है और आम आदमी को शायद इतनी GST के हवाले से समझ नहीं है इसलिए वो GST हर चीज पर अदा कर रहा है? GST या पेट्रोलियम लेवीज ये वो आसान टैक्सेस हैं कि आप साबुन खरीदने गई या आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया या एक मोटर बाइक में पेट्रोल डला तो या एक लैंड क्रूजर में पेट्रोल डला तो या एक आपने साबुन के अलावा जितनी भी घर की अशिया खरीदी, आपने बच्चों का दूध खरीदा, बच्चों के पैम्पर खरीदे तो आपने 18% दे दिया। जी। मैं बार बार समझाता हूं कि ये इनडायरेक्ट आसान टैक्सेशन है जिसमें मुल्क को फंसा दिया गया है। मैं कभी कभी IMF में भी हैरान होता हूं कि वो ये चीज क्यों नहीं देखते कि पाकिस्तान को इस साल फॉर एग्जाम्पल 1428 अरब रुपए हम पेट्रोलियम लेवी में कलेक्ट करेंगे और अगले साल हम इसको 1468 अरब, बल्कि अगले साल इसको बढ़ाकर 1728 अरब कर रहे हैं। हमें इन चीजों से निकल जाना चाहिए। पेट्रोलियम लेवी अब 1% और GDP से भी ज्यादा हो गई है। आम आदमी हो रहा है क्योंकि जब 1 लीटर पेट्रोल आपके सामने खड़ा हुआ, वो कैमरामैन जो अपनी मोटर बाइक पे आता है तो 150 रुपए हम उससे टैक्स में वसूल कर लेते हैं। जी। वही हम लैंड क्रूजर वाले से करते हैं। मसावी टैक्सेशन का निजाम जिसमें एग्रीकल्चर वाला, रिटेलर, होलसेलर, कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी, लैंड वैल्यू टैक्सेशन, बहुत सा काम होने वाला है। यानी अपर क्लास और जो लोअर क्लास है वो सेम टैक्स अदा कर रहे हैं। यही तो एक प्रॉब्लम है कि जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे भरोसा करके मुल्कों को चलाते हैं तो मसावी टैक्स का निजाम क्रिएट नहीं होता कि जिसकी जितनी सख्त है वो उतना टैक्स नहीं दे रहा। मैं हमेशा कहता हूं कि आई एम वेरी बुलिश ऑन पाकिस्तान एंड द रीजन आई एम वेरी बुलिश ऑन पाकिस्तान इज कि ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल इतने बड़े हैं नहीं हैं जितने नजर आ रहे हैं और जितना लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। जिस दिन भी हमने वो कोर टीम बिल्ड की एनर्जी में, फाइनेंस में, एक्सपेंडिचर साइड पे, टैक्सेशन साइड पे, ये सब मसाइल जो हैं हम 3 से 5 साल में इस तरह तब्दील कर देंगे। इंडिया टुक 10 years अंडर मनमोहन सिंह के उन्होंने ये तब्दील करने हो। आई थिंक अब जहां पे खड़े हैं और जितनी क्विक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पाकिस्तान में हुई है, बैंकिंग डेटा है, नादरा का डेटा मेरे पास है, आपके जितने ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रैवल है, ये सब डेटा मेरे पास है। तो मुझे क्या रोक रहा है आपको प्रॉपर फिल्ड टैक्स का बिल ना भेजने को? कुछ नहीं रोक रहा सवाए वो ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी जो ये चीज डेवलप नहीं कर पा रही पाकिस्तान में। पाकिस्तान का मसला IMF नहीं है, पाकिस्तान का मसला वो स्ट्रक्चर्स की तब्दीली है जो हम उस हाई कैलिबर HR के बगैर कर नहीं पा रहे। आई एम वेरी श्योर कि अथॉरिटीज इस चीज को समझती हैं और वो जरूर आने वाले बजट में ये सब चीजें करेंगी। अगर आपको ये ना दिखाई दें तो फिर आप ये सोचिएगा कि हम एक ऐसा बजट जिसमें 13,000 अरब अब FBR कलेक्ट करेगा, 16-17% और ऐड करके कुछ 400 अरब के टैक्सेस लगाकर अगले साल 15,260 का हदफ दे देंगे। बट आई डोंट थिंक कि अथॉरिटीज ये करेंगी क्योंकि वो इतनी समझ रखती हैं और इतनी जिसे कहते हैं इस वक्त एक फ्रेमवर्क बिल्ड करना चाहेंगी कि पाकिस्तान जो है अपने टैक्स और एक्सपेंडिचर बोथ डेवलपमेंट के भी और जारी खर्चात के भी स्ट्रक्चर्स को तब्दील कर सके। आई थिंक दैट्स पाकिस्तान्स फ्यूचर एंड इट शुड बी। खाकान साहब, आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे
एक तो टैक्स का टारगेट भी पूरा हो और आम आदमी और जो अपर क्लास है वो एक ही तरह का टैक्स दे रहे हैं, तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्सेस भी देने वाला, और अगर कोई चीज़ महंगी होती है, जैसे पेट्रोल महंगा होता है, तो खित्ते में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में ज़्यादा होती हैं, या गोल्ड प्राइसेस हैं तो वो पाकिस्तान में शायद ज़्यादा होते हैं बाकी मुल्कों की निस्बत जो इस रीजन में है। तो फिर क्या वजह है वो टैक्स टारगेट पूरा नहीं हो पाता, जो कि हुकूमत हर साल एक टारगेट रखती है कि इस साल इतना टैक्स हमने टारगेट रखा है, हम जो ये है डेडलाइन है यहाँ तक पहुँचना है, तो क्या वजह है वो टारगेट पूरा नहीं हो पाता? दो बातें समझने की हैं और पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान को अपनी एनर्जी के निज़ाम को इस तरह तब्दील करना है कि हम पन बिजली पे, हम सोलर पे, यानी कि सोलराइजेशन नाउ एट विद बैटरीज, पाकिस्तान की जो विंड कॉरिडोर सिंध में है और पाकिस्तान का जो थर कोल है, अगले 5 साल में इस पे मूव कर जाए तो जो फॉसल फ्यूल्स यानी कि डीजल, पेट्रोल, क्रूड जो इंपोर्ट करके मुल्क को चलाते हैं, 18 अरब डॉलर पे इससे निकल जाए। टैक्स के निजाम में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, लैंड वैल्यू टैक्स, रिटेलर और होलसेलर का टैक्स और कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी, और जो टैक्स कैप्स हैं यानी कि जो टैक्स का निफाज हुआ है और उसमें कंप्लाइंस नहीं होती, उसको जो सिस्टम्स मैंने पहले गुजारिश की, जिसे कहते हैं कि हम टैग करें अपने डिफरेंट डेटा सेट्स को और उनकी माइनिंग करें। ये स्टेट कैपेबिलिटी का इशू है। पाकिस्तान का असल मसला, मैं बार बार कहता हूं, एक जिसे कहेंगे ना करप्शन, एक सेकेंडरी मसाइल हैं इन मुल्कों के। असल मुल्क का मसला वो है कि क्या हम इतनी कॉम्पिटेंट स्ट्रक्चर्स और कॉम्पिटेंट लोग उन जगहों पे रखते हैं जो ये सब काम कर सकें। पाकिस्तान की इकोनॉमी को तब्दील करना एक 5 साला मंसूबा है, पर वो तब होगा जब हम ये सब चीजें लोकल डॉक्टर से बिलीव करेंगे कि हम ये सर्जरी हर एरिया में कराएं। एनर्जी, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन और टैक्सेशन को आसान बनाना और टैक्सेशन के रेट्स को नीचे लाना और अपने एक्सपेंडिचर सेटअप्स को ठीक करना। हुकूमत के पास तो खाकान साहब लोकल क्या इंपोर्टेड डॉक्टर भी हैं, तो फिर ये सर्जरीज क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपको ये बिलीव करना चाहिए कि जिस मुल्क ने दुनिया में तरक्की की है, मैं अभी ली क्वान यू की किताब पढ़ रहा था कि वो प्रॉस्पेरिटी पे कैसे लाए। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपनी ब्यूरोक्रेसी को अच्छा पे किया और मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग जमा किए। हमने आज भी अपने सेटअप्स में एक जनरलिस्ट सेटअप में हम एक प्रोफेशनल अदारे चलाने की कोशिश कर रहे हैं और थिंकिंग को आउटसोर्स कर रहे हैं, जैसे आपने सही फरमाया, टू स्टेक होल्डर्स आउटसाइड पाकिस्तान। दिस थॉट प्रोसेस हैज टू गो। पाकिस्तान को उभरना है इस तरह से कि जो कॉम्पिटेंट लोग लोकली अवेलेबल हैं उनको प्लेस करना है उन अदारों में, चाहे वो एग्री यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, ताकि पैदावारी सलाहियत को बेहतर करें, चाहे वो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ही क्यों ना हो, ताकि वो बदल सकें उस पैदावारी निज़ाम को जिसमें हमारी पैदावारी सलाहियत बहुत कमज़ोर है। ये हैं वो असल चीज़ें। हमने अपने जो लार्जर सेटअप्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं उनको बहुत तब्दील करना है, ताकि जो काम वफाक के करने का नहीं है वो वफाक ना करे, जो प्रोविंसेस में डिवॉल्व हो गया वो प्रोविंसेस करें, और फिर जो चीज़ नीचे डिस्ट्रिक्ट और लोकल गवर्नमेंट्स तक आनी है वो वहां तक जाए। अगर आप ये सारे काम अगले 5 साल में करेंगे, दिस कंट्री विल स्टार्ट लुकिंग सो डिफरेंट कि लोग शायद बिलीव नहीं कर पाएंगे। जो इंडिया ने 10-15 साल में सफर किया था प्राइवेटाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का, डीरेगुलेशन का, वो पाकिस्तान 5 साल में पूरा कर सकता है। अच्छा। पाकिस्तान इज पॉइज्ड टू ग्रो वेरी वेल, बट ग्रोथ के स्ट्रक्चर को पुट इन करना ये तो हमारा ही काम है। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज इस चीज को बहुत बखूबी समझती हैं और जरूर लोकल डॉक्टर से अगले 2 से 3 साल में ये सर्जरीज करवा लेंगी। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।